हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। आज हम लोग एसएसटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 100% इस चैप्टर से बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या नाम है इस चैप्टर का? इस चैप्टर का नाम है बच्चों भारत में राष्ट्रवाद। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हमको इसमें भारत से संबंधित मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि आपको क्लास 10th में दिया गया है। ठीक है, और बहुत इजी भी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझा जा सकता है क्योंकि ये भारत से संबंधित बातें इसमें आपको बताई गई है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप इसमें महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण नेता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो भी आपको असहयोग आंदोलन पढ़ने के लिए मिलेगा, चंपारण सत्याग्रह पढ़ने के लिए मिलेगा, जो भी गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन है, बहुत सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जैसा कि सबसे पहले दिया गया है, जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन है, उसकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। आइए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी देश गुलाम थे इससे पहले, उसमें वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना किस तरीके से उत्पन्न हुआ और हमारे देश में किस तरीके से उत्पन्न हुआ, यह हमें बताया गया है। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। ठीक है, उसके बाद कहता है औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का क्या हो गया? यहां बच्चों क्या हो गया? उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव और अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। तो कहने का मतलब है गांधी जी लोगों को इकट्ठा करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लोगों को तैयार कर रहे थे, लेकिन इसमें एक दूसरा व्यक्ति भी सभी अपने अपने सभी का मकसद अलग था। मतलब सभी लड़ना चाहते थे देश के लिए, लेकिन सबका मकसद अलग अलग था। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय की अध्ययन किया था। वहां आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 कहां से बच्चों? 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया
और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें फोटो कुछ दिया गया है जो आपको नहीं दिखेगा इसमें क्लियरली। चलिए अब आता है पहला विश्व युद्ध, और वह पहला विश्व युद्ध खिलाफत और असहयोग। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि पहला विश्व युद्ध हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और असहयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर दिया गया है 1919 के बाद 1919 के बाद सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नई इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, बच्चों? सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। देखिए बच्चों, जब हमारा विश्व युद्ध हुआ, जब पूरा बहुत सारे देश, एक तरफ 4-5 देश, एक तरफ 4-5 देश, मान लीजिए विश्व युद्ध किसे कहते हैं? जब बहुत सारे देशों का समूह एक तरफ और बहुत सारे देशों का समूह एक तरफ होता है और दोनों मिलकर आपस में लड़ते हैं, उस तरीके के युद्ध को हम विश्व युद्ध कहते हैं। तो जब ये विश्व युद्ध हुआ तो भारत भी उसमें शामिल हुआ, भारत में अंग्रेजों ने भारत को भी शामिल करवाया, और उससे क्या हुआ? बहुत सारा नुकसान। कभी भी युद्ध होता है तो नुकसान के अलावा फायदा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो कहता है कि जो हमारा विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ? रक्षा पर भारी खर्च हुआ। ठीक है ना, भारी खर्च हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुल्क शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 1918 के बीच कीमतों में कितनी वृद्धि हुई? 2 गुना की वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही थी। गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। और 1918 से 19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में क्या हुआ? देश के बहुत सारे हिस्सों में क्या हो बच्चों? फसल खराब हो गए थे, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भी भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की बीमारी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से लेकर के 130 लाख लोग मारे गए। जरा सा ध्यान रखिएगा, 120 से 130 लोग नहीं है, 120 से यानी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के बीच लोग मारे गए। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब लोग को भारतीय तो उम्मीद था कि जो विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेजों ने उसमें हमें शामिल होने के लिए कहा, हमने साथ दिया उनका, तो हो सकता है हमारा परेशानी कम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा परेशानी और ज्यादा बढ़ गया बच्चों। इसी समय एक नया नेता सामने आया और उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। तो कौन आया बच्चों बताइए? अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो आपको पता होगा। चलिए समझते हैं सत्याग्रह का विचार। तो हमारे सामने क्या आया बच्चों? सत्याग्रह का विचार। अब देखिए क्या है सत्याग्रह का विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सत्याग्रह का विचार, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की
नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। महात्मा गांधी का यह मानना था कि अगर आप सच्चे दिल से किसी काम को कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, तो आपको किसी बल की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आप सत्य के राहों पर चलकर भी किसी भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रह केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। उत्पीड़न शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म साथी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। ठीक है, गांधी जी का कहने का मतलब था अगर हम अहिंसा के राहों पर चलेंगे, हिंसात्मक काम नहीं करेंगे, ठीक है, सच्चाई के राह पर चलेंगे, हो सकता है सभी लोग इकट्ठा होकर के हम इस जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए और 1918 में गांधी जी सूरत कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुंचे। कब पहुंचे बच्चों? 1918 में कहा मिल मजदूर मतलब मिल मजदूरों के साथ खड़ा हो गया। कहां पर? तो अहमदाबाद में। कहां पर बच्चों? अहमदाबाद में। कहां पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पर है? यह आपको गुजरात में। कहां पर है बच्चों? अहमदाबाद गुजरात में है। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी जो है अहमदाबाद मजदूरों के साथ कब खड़े हुए, उसके साथ जो है मतलब उसका कहने का मतलब था जो मतलब काम जो था मान लीजिए उसका टाइम फिक्स नहीं था, उसका वेतन फिक्स नहीं था, उतनी मजदूरी नहीं देती जितनी से उसकी आजीविका भी नहीं चलती थी। इसके प्रति गांधी जी ने आवाज उठाया। कहां पर? अहमदाबाद में। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। अब आता है बच्चों रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट में हम पढ़ेंगे कि एक ऐसा कानून था रोलैक्ट एक्ट जिसके जरिए बिना किसी सूचना के, बिना किसी गलती किए हुए आपको संदेह के आधार पर पुलिस उठा सकती थी, आपको जेल में बंद कर सकती थी। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। तो रोलैक्ट एक्ट को पढ़ते हैं बच्चों। रोलैक्ट एक्ट में क्या है? कहता है इस कामयाबी से उत्साहित गांधी ने 1919 में प्रस्तावित रोलैक्ट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया और भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था।
इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए, ध्यान रखिएगा, इसमें बिना मुकदमा चलाए आपको 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। किस कानून के तहत? तो रोलैक्ट एक्ट 1919 के तहत। इसे काला कानून भी कहा गया है बच्चों, काला कानून। रोलैक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। रोलैक्ट एक्ट को क्या कहा गया है? काला कानून। बिना दलील, बिना अपील, मतलब इस कानून के जरिए, मतलब अगर आपको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, आप उसके प्रति कोई वकील खड़ा नहीं कर सकते हैं। ऐसा कानून था रोलैक्ट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहा कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। किसको? सरकार को। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था और विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेता को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली, चलिए आगे पढ़ते इसमें। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। यहाँ 10 अप्रैल नहीं होगा बच्चों, अच्छा हाँ ठीक है, 10 अप्रैल को पुलिस ने गोली चला दी थी। 10 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड तो 13 अप्रैल को हुआ है, लेकिन यहाँ देखो शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या किया है? गोली चला। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंक, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल लिया। देखिए बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है वो हुआ है 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल को पुलिस ने गोली चलाई है। 10 अप्रैल को पुलिस ने गोली चलाई है एक शांतिपूर्ण जुलूस पर। यह भी एक कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो गया? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैशाखी मेले, कहां पे? सालाना, उस दिन कौन सा दिन था? सालाना वैशाखी मेला का दिन था, में शिरकत करने के लिए जालियांवाला बाग मैदान में। जालियांवाला बाग क्या है? यह एक मैदान है, यह एक जगह है जिसको स्टेडियम या फील्ड बोल सकते हैं आप। तो यह एक जगह है जालियांवाला बाग, यह एक जगह है। तो क्या हुआ? मैदान में जमा हुए थे काफी लोग, तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें। चलिए, अब यहां तक हमने पढ़ लिया है कि बहुत सारे लोग जो है इस दमन सरकार की जो कानून थी, जो दमनकारी कानून, जिसमें कि 2 वर्षों तक बिना किसी मुकदमा चलाए व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता था, इसी की वजह से कुछ लोग उसके लिए भी इकट्ठा हुए थे। तो यहां पर हमने पढ़ लिया यहां तक। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। क्या था? यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण यह यहाँ वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर
हथियारबंद सैनिक के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय की भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव का उत्पन्न करना चाहता था। मतलब उसने क्या कहा कि जो लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, जो लोग भड़का रहे हैं एक दूसरे को, हम उसको दहशत में लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली बरसाई थी। चलिए आगे इसमें क्या हुआ है देखते हैं। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार ने क्या किया, क्योंकि अंग्रेज की सरकार थी और जनरल ओ डायर जो था वह भी तो अंग्रेज का ही हिस्सा था एक। तो उन्होंने क्या किया, ये जो घटना हुई इस पर जांच करने के बजाय अब कहा क्या, निर्ममता से कुचला जाए इसको, जो इसमें आवाज उठाएगा उसके प्रति कार्रवाई किया जाएगा। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। देखिए कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा था भारतीयों पर। जब ये घटना हुई तो वो घिसक कर चलने के लिए, नाक रगड़ने के लिए, अंग्रेज का कोई भी अधिकारी है, सत्याग्रहियों को उसको सलाम करवाया जाता। सत्याग्रहियों से कितना बड़ा अन्याय किया जाता होगा भारतीयों पर उस समय, जरा सोच के देखिए। उसके बाद लोगों को कोड़े कोड़े मारे गए और गांव यानी कि गुजरावाल पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, अब गांधी जी आंदोलन को वापस ले चुके हैं। यहां पर कुछ बातें को पढ़ लेते हैं हम लोग। यहां पर दिया गया है चित्र 3 में, जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे थे 1919 में। कहां पर, पंजाब में। ठीक है, चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं हम लोग। यहां तक हो गया था। भले ही रोलैक्स एक्ट एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। मतलब रोलैक्स एक्ट लोगों गांव, देखिए कोई भी जानकारी है वह सबसे पहले शहर में फैलता है और उसके बाद वह गांव तक आता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रोलैक्स एक्ट एक बहुत बड़ा कानून तो था, लेकिन यह केवल शहर में सीमित था, यह गांव के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। यही बात यहां कहा गया है कि यह तो कानून बड़ा था, लेकिन यह कस्बों तक ही सीमित रहा। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदाय को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ। कौन कौन किया था इसका स्थापना? मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेता ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने लगे।
तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ साथ चर्चा शुरू कर दी गई थी। सितंबर 1920 में, कब? सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। अब आता है कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जिस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, जिस समय की रोलैक्ट एक्ट हो रहा था, ठीक है ना, अब उसी समय असहयोग आंदोलन अभी चला नहीं है, लेकिन जिस समय रोलैक्ट एक्ट जो आया, भारत में जो कानून आया सभी के लिए, मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए था, उस समय जो कानून आया उसी समय तुर्की में जो उसका खलीफा था उसका अधिकार छीना जा रहा था। तो उसी समय मौका मिला महात्मा गांधी को, अब हम हिंदू मुस्लिम को एक करके एक दूसरा सत्याग्रह चलाएंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग ही क्यों, मतलब कहने का यह है कि असहयोग ही क्यों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। देखिए बच्चों, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक बहुत चर्चित पुस्तक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक पुस्तक है महात्मा गांधी जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है, महात्मा गांधी ने जिसको लिखा है हिंद स्वराज। यह एक पुस्तक है जिसको 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था। कहा था कि अगर जो अंग्रेज हम पे शासन कर रहा है ये हमारे सहयोग से ही कर रहा है, अगर हम इसका सहयोग करना बंद कर दें तो ये 1 साल के भीतर हमारे देश से वापस लौट जाएंगे, क्योंकि ये भारतीयों के सहयोग से ही अपना शासन चला रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहिष्कार। महात्मा गांधी का कहना था कि आप जो उसका सामान यूज करते हैं उसको छोड़िए और अपने भारत में बने हुए सामानों को यूज कीजिए। ठीक है, और उसके अदालत में आप वकालत करने नहीं जाइए, उसके स्कूल में पढ़ने नहीं जाइए, इस तरीके का पुलिस में आप नहीं जाइए, आप सेना में नहीं जाइए। इसका मतलब हुआ असहयोग, मतलब उसका सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अव्यग आंदोलन अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। मतलब कहता है 1920 में जो गर्मी थी, 1920 के गर्मी में ही गांधी जी और शौकत अली दोनों क्या किए, लोगों से मिलने लगे, लोगों को समझाने लगे कि किस तरीके से ये होगा, मतलब हम असहयोग आंदोलन करने जा रहे हैं, आप क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, इसके बारे में उन्होंने समझाने लगे लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव पर मतलब संचय में था, सशंकित थे और नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातानी चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा
लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम का स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। देखिए समझौता कब हुआ है? 1920 में। कहां पर? दिसंबर में। कहां पर? दिसंबर में। कहां पर? नागपुर में। नागपुर में क्या हुआ? आखिरकार दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग आंदोलन के विचार को किस तरह समझा, चलिए उसको आगे देखते हैं हम लोग। अब आता है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उसके लिए उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहर में आंदोलन, अब देखिए आपको अभी भी पता होगा, शहर का अपना एक अलग रूल रेगुलेशन होता है, गांव का एक अपना रूल रेगुलेशन अलग होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? शहर के बारे में। कहता है आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों इसके पास केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। अच्छा, कौन सा पार्टी था? एक बार ध्यान समझिए इसको। जस्टिस पार्टी। कौन सा पार्टी था? इसका नाम था जस्टिस पार्टी। का क्या नाम था? जस्टिस पार्टी ने बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चों पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानें यानी कि पिकेटिंग की गई, मतलब वहां पर बंद किया गया शराब की दुकानों को, और विदेशी कपड़ों का होली जलाया गया, मतलब विदेशी कपड़ा को जला दिया गया। कहा अपने देश में बने हुए कपड़ा को हम लोग पहनेंगे। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे, तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है, जब हम दूसरे देश से सामान नहीं मंगाएंगे तो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे देश के लोगों को रोजगार बढ़ेगा और उसमें भीड़ें बढ़ेंगी। ठीक है, वही हुआ भारत में उस समय। अब हम आगे पढ़ते हैं इसको। कहता है कुछ समय बाद शहर में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे।
वे मिलों के कपड़ों के लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालत में दिखाई देने लगे। देखिए उस समय समस्या क्या उत्पन्न हो गई। हम देखिए, जैसे मान लिया हम पढ़ने नहीं जाएंगे अंग्रेजों के स्कूल में, तो हमें तो स्कूल खोलना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास उस समय उतना संसाधन नहीं था कि हम अपना स्कूल खोल सके। मजबूरन लोग स्कूल में अपने बच्चों को भेजने लगे और शिक्षक भी वापस आ गए, सरकारी अदालतों में वकील भी जाकर के काम करने लगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब देखिए अब विद्रोह कहां चला गया है, ग्रामीण इलाकों में। कहता है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। अब देखिए कोई भी बात होता है तो पहले शहर में, जैसे इंटरनेट आया तो पहले शहर में आया, है ना, उसके बाद धीरे धीरे देहात में फैला। वही बात यहाँ असहयोग आंदोलन के साथ भी हो रहा है। पहले क्या हो गया, ग्रामीण इलाके में विद्रोह हुआ, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अब कहता है इसमें गरीब किसान भी था, ठीक है, इसमें गरीब किसान भी था, ठीक ना, गरीब किसान भी था और इसमें आदिवासी भी था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। रामचंद्र, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, क्या नाम है इसका, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र, इसका नाम है सन्यासी बाबा रामचंद्र, किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे। अवध में किसानों का नेतृत्व कर रहे थे सन्यासी बाबा रामचंद्र। कौन कर रहे थे बच्चों, सन्यासी बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व कब, असहयोग आंदोलन के दौरान। कहता है बाबा रामचंद्र इससे पहले फीजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उसका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों, किससे था, तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया और गांव वाले से बातचीत की और उनकी व्यवस्था समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी है। तीन सौ से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर
हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसान को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। मतलब महात्मा लोग जो है एक तरह से अफवाह फैला दिया कि महात्मा गांधी बोल दिया है अब सब लोग जो जमीन है बड़े बड़े लोगों का वो सब गरीब में बांट दिया जाएगा महात्मा गांधी का लगान नहीं देने के लिए, जबकि ऐसा कुछ महात्मा गांधी द्वारा नहीं कहा गया था। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला आंदोलन फैल गया कब? 1920 के दशक में। चलिए पढ़ते हैं गुरिल्ला आंदोलन को। क्या फैल गया बच्चों? गुरिल्ला आंदोलन फैल गया 1920 के दशक में। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। वह अन्य स्रोत, चलिए अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा स्रोत ख को पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है? 6 जनवरी 1921 को संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करना चाहते थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था उनका आचरण खतरे के सामने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चिंत लोग जैसे था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था। अहिंसा तो ना जाने कहां छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है। उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि मेरे आसपास बैठे और खड़े किसान मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उससे बात की। यह सबक उनसे ज्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू, एक जीवनी खंड 1 में उद्धृत है। चलिए अब देखिए वन क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। वन क्षेत्रों की तरह यहां भी अंग्रेजी सरकारों ने बड़े बड़े जंगलों के लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चाह सकते थे, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लिए परेशान और गुस्सा थे। ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार को भी छीन रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। क्या किया बच्चों? लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम बहुत ही प्रचलित नाम है इतिहास में इसका। अल्लूरी सीताराम, क्या नाम बच्चों? अल्लूरी सीताराम ने क्या किया? अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। अल्लूरी सीताराम राजू का कहना था कि उसके पास एक अपार शक्ति है। एक होता है ना चमत्कारी कुछ उसके पास शक्ति थी। उसका कहना था कि हम बीमार नहीं पड़ सकते, हम किसी को ठीक कर सकते हैं, हमें गोली भी सीने में दाग दिया जाए तो हम नहीं मरेंगे। चलिए आगे इसका क्या कहना था समझते हैं। कहा कि
स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती है। राजू के अल्लूरी सीताराम राजू, इसका शॉर्ट में नाम दिया गया है राजू, के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि क्या दावा किया, चलिए आगे देखते हैं। क्या दावा किया? उन्होंने खादी पहनने और शराब, यहां तक पढ़ लीजिए, ईश्वर का अवतार है। राजू ने कहा कि स्वस्थ कर सकते थे और ठीक कर ये पाठ पढ़ लिए थे। राजू ने कहा कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे, महात्मा गांधी के अच्छाइयों का गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। देखिए महात्मा गांधी क्या कहा कि अहिंसात्मक रूप से हम जो हिंसा नहीं करेंगे, देश को आजाद करेंगे। लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू का कहना क्या था? देखिए अल्लूरी सीताराम उसको अपना प्रिय मानते थे, उसको अपना आदर्श मानते थे, लेकिन कहा ऐसे वैसे करने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। जो कहा असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमला किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे। अल्लूरी सीताराम राजू बहुत ही बड़ा एक नाम हो चुका था, तब तक वो लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन बेचारे को 1924 में फांसी पर लटका दिया गया अल्लूरी सीताराम राजू को। अब आता है बागानों में स्वराज। इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग। बागानों में स्वराज कहता है महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते थे जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 ईस्वी के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। अब देखिए मजदूर जो बहुत कैद होकर के काम करते थे, उसको लग रहा था कि अब जो है गांधी राज आने वाला है, हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है, हमें जमीन मिलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इस स्थानीय आंदोलन के अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसा युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाए
हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें अब कहता है चित्र 5 में दिया गया है चौरी चौरा कांड। अब देखिए बच्चों, चौरी चौरा कांड के बारे में पढ़ लेते हैं। गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। ठीक है, तो कब हुआ था चौरी चौरा? 1922 में। चलिए आगे बढ़ते इसमें। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। अब इसमें देखिए, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये लगभग 50 से 51 मिनट का हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।